नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आवश्यकताएं अनंत है, परंतु उनकी पूर्ति करने के संसाधन सीमित हैं। विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए हमें भिन्न भिन्न वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, परंतु संसाधनों की दुर्लभता के कारण हम अर्थव्यवस्था में सभी के लिए एक ही समय में एक साथ में सभी भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकते। दुर्लभता के कारण ही हम संसाधनों को नष्ट भी होने नहीं दे सकते। इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इन समस्याओं के हल ढूंढने पड़ते हैं। वो समस्याएं क्या क्या हैं, देखते हैं। तो वो है दुर्लभता और चयन की समस्या। मान लीजिए आप एक कमीज, एक किताब और एक मित्र के लिए एक उपहार या गिफ्ट खरीदना चाहते हैं। आप सिनेमा हॉल में फ़िल्म भी देखना चाहते हैं। ऐसे अनेक आवश्यकताएं हैं जिनकी आपको पूरी करनी है, लेकिन आपके पास केवल 110 रुपये हैं। मान लें कि कमीज़ 150 रुपये में, पुस्तक ये किताब जो है 95 रुपये में उपलब्ध है, उपहार की कीमत 90 रुपये और चलचित्र की टिकट 100 रुपये में खरीदी जा सकती है। इस प्रकार इन सभी वस्तुओं की कीमत कुल मिलाकर 435 रुपये जो आपके पास में नहीं है। स्पष्ट रूप से आप सभी वस्तुओं को नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास में सीमित मुद्रा या संसाधन उपलब्ध है। आप क्या करेंगे? अब 110 रुपये में आप एक कमीज भी नहीं खरीद सकते क्योंकि उसकी जो कीमत है वो आपके पास में उतना पैसा है ही नहीं। लेकिन आप या तो एक किताब खरीद सकते हैं, या कोई गिफ्ट खरीद सकते हैं, या फिल्म का टिकट खरीदने पर विचार करेंगे। यहाँ आपको एक चुनाव करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी एक वस्तु जो आप खरीद सकते हैं वो खरीदी जाए। तो चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? यदि आपके पास एक जादू की छड़ी हो या जादू का चिराग होता तो आपके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए सब कुछ हो सकता था और चयन करने की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती। ये एक काल्पनिक स्थिति है जो कभी भी संभव नहीं हो सकती है। आपके पास 110 रुपये और 435 रुपये नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि आपके पास संसाधन इस स्थिति में मुद्रा जो है सीमित या दुर्लभ है, क्योंकि आप अपने दुर्लभ संसाधन से केवल एक वस्तु ही खरीद सकते हैं। आप इस समस्या का सामना करते हैं कि अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए यथार्थ में आपको कौन सी वस्तु खरीदनी है, वास्तव में आपको कौन सी चीज़ लेनी है। अब आपको चयन करना पड़ेगा कि कौन सी वस्तु खरीदनी है और कौन सी को अभी नहीं लेना है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वह है संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव है। जैसे कि यदि आप इन सभी वस्तुओं को नहीं खरीद पाते हैं और आप पुस्तक, उपहार या चलचित्र के टिकट तो खरीद ही सकते हैं। इस प्रकार संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, यानी कि जो रुपया है आपका, उससे आप अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीद सकते हैं। इसी तरह से उत्पादन के जो साधन होते हैं उनसे अलग अलग वस्तुएं एक साथ बनाई जा सकती हैं। उनका प्रयोग अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में किया जा सकता है और जो उत्पादन के साधन हैं वो भी सीमित होते हैं। तो इसी प्रकार अर्थव्यवस्था को यह भी निश्चित करना पड़ता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा संसाधनों को किस प्रकार प्रयोग किया जाए। अतः चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं तथा संसाधनों के अनेक वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। तो चयन की समस्या उत्पन्न होने के दो कारण हैं। पहला है कि संसाधन जो हैं, उत्पादन के साधन हैं, वो सीमित मात्रा में हैं, और दूसरा इन संसाधनों के या उत्पादन के इन संसाधनों के अनेक वैकल्पिक प्रयोग है, यानी कि इनसे अनेक अनेक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, वो तीन प्रकार में हम देख सकते हैं। तीन मूलभूत समस्याएं हो सकती हैं किसी अर्थव्यवस्था को सामना जिनका करना पड़ता है। वो है, पहली संसाधनों के आवंटन की समस्या, दूसरी है संसाधनों के उपयोग की समस्या, तीसरी है संसाधनों में समृद्धि की या विकास की समस्या। तो पहली समस्या देखते हैं अब अपन, संसाधनों के आवंटन की समस्या। तो किसी अर्थव्यवस्था को तीन आधारभूत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है संसाधनों के आवंटन के अंतर्गत, कि किन वस्तुओं और सेवाओं का और कितनी मात्राओं में उत्पादन किया जाए, यानी कि कौन सी चीज़ें बनाई जाएं और कितनी कितनी बनाई जाएं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाए, यानी कि किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, और वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी कि जो उत्पादित वस्तु और सेवाएं हैं उनका लोगों के बीच बंटवारा या वितरण कैसे हो। तो अब एक एक करके इन तीनों प्रश्नों को देखते हैं कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। प्रत्येक समाज को चयन की एक समान समस्या का सामना करना पड़ता है, परंतु प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में खाद्यान्नों की फसलों के उत्पादन तथा साइकिलों के विनिर्माण के बीच चयन करना पड़ सकता है, लेकिन जो उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शॉपिंग मॉल तथा अधिक कारों के उत्पादन में चयन करना पड़ सकता है। तो वस्तुओं कौन सी बनाई जाए और किन का उत्पादन नहीं किया जाए, तो इनके बीच में और कितनी कितनी मात्रा में बनाई जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है सभी प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं में। दूसरा प्रश्न, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाए।
यह उस विधि की तरफ इशारा करता है जिसके द्वारा उत्पादन किया जाना है। एक बार यह जब निश्चित हो जाए कि किन वस्तुओं का उत्पादन होना है और कितनी मात्रा में होना है, तो समस्या यह है कि उनका उत्पादन कौन सी तकनीक या किस विधि से किया जाए, किन साधनों की आवश्यकता है, कितनी भूमि, कितने श्रमिक लगाने पड़ेंगे, वस्तुओं को बनाने में कौन सी विभिन्न, चूँकि अलग अलग विधियाँ होती हैं, पूंजीगत विधियाँ हो सकती है और श्रम प्रधान विधियाँ हो सकती हैं। उदाहरण के लिए कपड़ों का उत्पादन अधिक श्रम लगाकर, कम मशीन लगाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा अधिक मशीनें और कम श्रम लगाकर भी किया जा सकता है। यदि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक श्रम और कम पूंजी लगाकर किया जाता है तो उसे उत्पादन की श्रम गहन विधि कहते हैं, यानी कि श्रम ज़्यादा मात्रा में लगाना है। इसके विपरीत जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अधिक पूंजी, मशीनें ज़्यादा लगाकर, कम श्रमिक लगाकर किया जाता है तो उसको पूंजी गहन विधि कहा जाता है। तो विकसित देशों में पूंजी गहन और अल्प विकसित या श्रम बाहुल्य वाले देशों में, जनसंख्या अधिकता वालों में श्रम गहन विधियाँ अपनाई जाती हैं। अब है तीसरा हिस्सा कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो उत्पादित वस्तु और सेवाओं को उपभोग किसे करना है, यानी कि कौन इनका लाभ प्राप्त करेगा, किसको ये वस्तुएं या सेवाएं उपभोग के लिए उपलब्ध होंगी। तो दुर्लभता के कारण प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना संभव नहीं है, इसलिए यह निश्चित करना पड़ता है कि किन की आवश्यकताओं को पहले संतुष्ट किया जाएगा। तो अर्थव्यवस्था को खाद्यान्न फसलों का अधिक उत्पादन करना चाहिए अथवा कंप्यूटरों का। किसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए, अधिक गरीब लोगों का या अधिक धनवान लोगों का। क्या कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में प्रत्येक को समान हिस्सा मिलना चाहिए, यद्यपि कुछ लोगों को दूसरे की अपेक्षा अधिक आवश्यकता होती है। ये सभी निर्णय समाज में आय और संपत्ति के वितरण से संबंधित होते हैं कि समाज में आय और संपत्ति किस प्रकार से बटी हुई है या बटनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि 3 प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं में, पूंजीवादी, समाजवादी और एक तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में, इन तीनों जो ऊपर अपने प्रश्न पढ़े हैं इनके जवाब कैसे खोजे जाते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी कि निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, प्राइवेट लोग होते हैं। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ये 2 खास महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था एक ही बात होती है। में वस्तु और सेवाओं का चयन के मार्गदर्शन के लिए कोई केंद्रीय अधिकारी नहीं होता है, कोई ये बताने वाला नहीं होता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होना चाहिए, बल्कि उत्पादन जो है व्यक्तियों यानी कि कृषकों, विनिर्माताओं, उत्पादकों, सेवाएं प्रदान करने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के हाथों में होता है कि वही उसको डिसाइड करेंगे कितना बनाना है। संसाधन जैसे कि भूमि है, श्रम है, पूंजी आदि लोगों के निजी स्वामित्व में होता है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में होते हैं। ये सभी व्यक्ति बाजार के लिए उत्पादन करते हैं और इसका मार्गदर्शन लाभ के उद्देश्य के द्वारा होता है, यानी कि लाभ जिसमें होगा उसी का उत्पादन होगा। वे केवल उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी मांग उपभोक्ताओं के द्वारा की जाती है। वे वस्तुओं का उत्पादन सबसे सस्ती विधियों द्वारा करते हैं ताकि उनको लाभ अधिकतम हो। लागत मिनिमम रहेगी और उनकी प्राइस फिक्स है, तो प्राइस में से लागत कम होगा, उसको लाभ ज़्यादा होगा। ये व्यक्तिगत उत्पादक उन वस्तुओं के उत्पादन से जिन्हें लोग नहीं खरीदते हैं अपने संसाधनों को हटा लेते हैं, उनका उत्पादन बंद कर देते हैं और उन वस्तुओं में उनको लगाते हैं जिनको लोग खरीदना पसंद करते हैं। वस्तुएं उन लोगों के लिए होती है जो ऐसी वस्तुओं की मांग करते हैं और उन्हें खरीदने में समर्थ होते हैं, यानी कि आपके पास उन वस्तुओं को खरीदने के लिए अगर पैसा है तो आप उन वस्तुओं को खरीद सकते हैं और वही वस्तुएं आपके लिए उपलब्ध होंगी। इस प्रकार से किसी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से होती हैं। केवल उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिनको उपभोक्ता खरीदना चाहते हैं, खरीदने के लिए तैयार हैं। दूसरा है न्यूनतम प्रति इकाई लागत पर वस्तुओं की अधिकतम मात्रा का उत्पादन किया जाता है, यानी कि जो प्रति इकाई लागत है, जो खर्चा आ रहा है बनाने में, वो मिनिमम होना चाहिए, उस पर अधिकतम मात्रा में वस्तुएं बनाई जाती हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन उन सभी के लिए होता है जिन उनके लिए भुगतान कर सकते हैं, यानी कि जो भुगतान करने में समर्थ हैं उन्हीं के लिए वस्तु और सेवाएं उपलब्ध होती हैं। अब दूसरे प्रकार की सिस्टम में नियोजित आर्थिक प्रणाली में संसाधनों का आवंटन कैसे होता है, जिसमें गवर्नमेंट सिस्टम होता है या समाजवादी टाइप से। तो नियोजित आर्थिक प्रणाली में सरकार का एक केंद्रीय आयोजन अधिकारी होता है। सरकार एक अथॉरिटी के रूप में काम करती है जो ये बताती है कि किसका उत्पादन किया जाए, कौन सी तकनीक से किया जाए और किसके लिए उसका उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए। तो यहाँ जो डिसाइड करेगा कि कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, कितना करना है, किस विधि से करना है, श्रम गहन से, पूंजी गहन से, और उसका बंटवारा किस प्रकार से होगा, उसका डिसाइड कौन करता है, सरकार लेती है। तो योजना अधिकारी या सरकार उत्पादन के लक्ष्यों को निर्धारित करता है कि कितना कितना उत्पादन करना है। सरकार लक्ष्यों को निर्धारित करती है और फर्म लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करती हैं। तो फर्म से मतलब है कंपनियां। तो यहाँ कंपनियां डिसाइड नहीं कर सकती कि मुझे कितना उत्पादन किस वस्तु का करना है, बल्कि सरकार के बताए हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने का काम करती हैं।
जब लक्ष्यों पर सहमति हो जाती है, यानी कि सरकार जब लक्ष्य निर्धारित कर देती है तो फर्म उत्पादन शुरू कर देती है और अपने को दिए हुए टारगेट को पूरा करने की कोशिश करती है। यह बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तरह नहीं होता है जहां लोग अपने जिसके पास धन है अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और वे लोग जिनके पास धन नहीं है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। तो बाजार अर्थव्यवस्था में जिसके पास पैसा है वो खरीद सकता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं खरीद सकता। लेकिन नियोजित अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, सरकार सभी को समान बनाने की कोशिश करती है। वह उन वस्तुओं का उत्पादन करती है जिनकी आवश्यकता सभी को है, यानी कि जो सभी के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उनका उत्पादन सरकार करती है, जिनमें प्रत्येक का बराबर का हिस्सा होता है और सभी को समान रूप से उसमें हिस्सा भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग व्यय करने में समर्थ है, जो खर्च करने में समर्थ है, उनके पास अधिक वस्तुएं हों और जो कम से कम सेवाएं, यानी कि जिनके पास में पैसा नहीं है वो भी उनको प्राप्त कर सके। जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा है, सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलें, सड़कें हैं, आवास हैं, जिनकी व्यय क्षमता को विचार किए बिना प्रत्येक को समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सभी को अवसर मिलना चाहिए। अतः नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का निर्णय लेती है जिनके बारे में वो सोचती है कि सभी लोगों के पास होनी चाहिए, न कि लोग सोचते हैं कि उनके पास होनी चाहिए। इस प्रकार सरकार जनसाधारण की आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन का निर्णय लेती है। यह उत्पादन प्राइवेट कंपनियों से करवाती है। तो आप जानते हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट सिस्टम जो है सरकारी स्कूलें और हॉस्पिटल्स, रोड्स, पार्क्स ऐसी चीज़ें बनाता है, तो वो किसके लिए, सभी लोगों के लिए समान रूप से एक्सेसिबल होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो नियोजित अर्थव्यवस्था का रूप होती है कि वहाँ कैसे उत्पादन होता है। क्योंकि सरकार विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन उनकी मात्राओं का निर्धारण करती है, तो यह संभव है कि सरकार अधिक कार, ट्रैक्टरों का उत्पादन करे जबकि उपभोक्ता स्कूटरों की मांग कर रहे हैं। तो इसमें स्कूटरों की मांग को नहीं करेंगे और सरकार जो है दबाव डालेगी तो उसको कार और ट्रैक्टर का उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा। और उत्पादन कैसे किया जाए के संबंध में भी केंद्रीय नियोजक या सरकार जो होती है इतनी सारी वस्तुओं की लागत की गणना करने में समर्थ नहीं हो सकता है और इस बात का खतरा रहता है कि संसाधनों का आदर्श ढंग से बंटवारा न हो। यानी कि संसाधनों का आदर्श बंटवारा बाजार वाले तंत्र में ही माना जाता है कि उसमें ही होता है, बल्कि सरकार द्वारा नियंत्रित व्यवस्था में नहीं होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था लोगों की मूल आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, कपड़ा, आवास की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए के आधार पर किसके लिए उत्पादन किया जाए समस्या को हल करता है। यानी कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, उसको पूरा करने के लिए ये तंत्र सही है। प्रत्येक के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और किसी को भी एक दूसरे से ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं माना जाना चाहिए। परंतु यह कहा जाता है कि नियोजित आर्थिक प्रणाली संसाधनों का आवंटन अधिक आदर्श ढंग से नहीं करती है, क्योंकि ये लोगों के चयन और वरीयता पर आधारित नहीं होती है, लोगों की टेस्ट और प्रेफरेंस या रुचि या डिमांड पर आधारित नहीं होती है। यह सरकार के निर्णय पर आधारित होती है, परंतु यह प्रणाली सामाजिक कल्याण के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण अच्छी मानी जाती है कि भाई इसमें सभी लोगों का बराबर ध्यान रखा जाता है, किसी अमीर को ज़्यादा नहीं और गरीब को कम नहीं। तो यहाँ सरकार डिसाइड करती है कि जो चीज़ें सभी के लिए ज़रूरी हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन सुविधाएं हैं, तो वो सभी को बराबर मात्रा में मिलनी चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।